हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कल की वीडियो में हमने बात की थी, उस वीडियो में जहां हमने बात की थी कि कैसे सबसे ऊंची और सबसे नीची प्लैनेटरी एनर्जीज के बारे में हमने देखा कि ग्रह अपनी सबसे ऊंची और सबसे नीची एनर्जीज पर दूसरे ग्रहों की तरह कैसे एक्ट करते हैं। और हमने एक ग्रिड भी बनाया था जिसमें हमने कैलकुलेट किया या हमने देखा कि जब नक्षत्र लेवल की एनर्जीज को देखा जाता है और सबसे नीची लेवल पर जब ग्रहों की एनर्जीज कैलकुलेट की जाती हैं और सबसे ऊंची लेवल पर कैलकुलेट की जाती है, तो ग्रह दूसरे ग्रहों की तरह एक्ट कैसे करने लगते हैं अपने आप से ज्यादा। हमने देखा कि सबसे नीची एनर्जीज पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। हमने देखा कि सबसे नीची एनर्जीज पर मंगल और चंद्र एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा कि सबसे ऊंची एनर्जीज पर ग्रह या तो सूर्य की तरह एक्ट करते हैं या राहु की तरह या बुध की तरह। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि आज की वीडियो उस वीडियो से आगे बढ़ने वाली है जिसमें बात होगी कि ग्रहों के योग कंजंक्शंस कैसे प्रभावित होते हैं और वो आपको नक्षत्रों की एनर्जी के असर से कौन सी अतिरिक्त एनर्जी देते हैं। तो ये है कि नक्षत्र जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या आता है। मिसाल के तौर पर हमने बात की थी, और एक अहम चीज जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है एक रिप्रेजेंटेशन के जरिए कि पहला नक्षत्र अश्विनी है जिसका स्वामी केतु है जो नंबर 1 है। दूसरा नक्षत्र भरणी है जिसका स्वामी शुक्र है नंबर 2। तो जब आप पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 2 जोड़ते हैं तो आपको 3 मिलता है। तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है जिसका स्वामी सूर्य है, मतलब जब केतु और शुक्र साथ आते हैं तो वो अपनी सबसे ऊंची एनर्जी लेवल पर सूर्य की तरह एक्ट करते हैं। तो इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि दूसरे ग्रहों के योग जब बनते हैं नक्षत्र लेवल की एनर्जीज की वजह से वो कुल मिलाकर क्या नतीजा देते हैं। हम ये भी देखेंगे कि श्लोकों में ऐसा क्यों कहा गया है कि जब बुध अकेला होता है तो वो अपने जैसा एक्ट करता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे ग्रह के साथ होता है तो वो उस दूसरे ग्रह की तरह एक्ट करता है, और ऐसा क्यों है। और हम एक गणितीय रूप भी देखेंगे कि क्यों बुध जब भी किसी दूसरे ग्रह के साथ होता है तो वो उसी ग्रह की तरह एक्ट करने लगता है या उससे प्रभावित हो जाता है अपने जैसा एक्ट करने की बजाय। और ये भी कि क्यों बुध कन्या राशि वजिन में अपनी ही राशि में एक्सिल्टेड हो जाता है चाहे दूसरे ग्रह कुछ भी हो, और क्यों बुध अपनी सबसे ऊंची और सबसे नीची एनर्जी पर अपने जैसा ही एक्ट करता है। ये बात भी पिछली वीडियो से आगे बढ़ती है। कल की वीडियो में ग्रहों की सबसे ऊंची और नीची एनर्जीज के बारे में हमने देखा था कि जब आप ग्रहों को कंसेंट्रिक सर्कल गोल घेरों के आधार पर रखते हैं तो उनके नक्षत्र हमें क्या मिलता है। तो अगर हम केतु के 3 नक्षत्रों को 3 गोल घेरों में एक के बाद एक रखें, मिसाल के तौर पर पहला नक्षत्र अश्विनी, फिर केतु का 10वां नक्षत्र मघा, और फिर केतु का 19वां नक्षत्र मूल, और फिर इसी तरह शुक्र के लिए, इसी तरह सूर्य के लिए, इसी तरह चंद्र के लिए, राहु के लिए, बृहस्पति के लिए, शनि के लिए और बुध के लिए, जब हम उन सबको उन गोल घेरों में रखते हैं और फिर देखते हैं कि हम ग्रहों की सबसे ऊंची या नीची एनर्जी तक कैसे पहुंचते हैं और वो एक दूसरे की तरह कैसे बर्ताव करते हैं, तो हमने पाया था कि सबसे ऊंची एनर्जी और सबसे नीची एनर्जी दोनों पर बुध अपने जैसा ही एक्ट करता है। सबसे ऊंची एनर्जी और उसकी सबसे नीची एनर्जी केतु अपनी सबसे नीची एनर्जी पर शनि की तरह एक्ट करता है, जबकि अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर सूर्य की तरह। शनि दूसरी तरफ अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर राहु की तरह एक्ट करता है, लेकिन अपनी सबसे नीची एनर्जी पर केतु की तरह। तो इस तरह से शनि और केतु अपनी सबसे नीची एनर्जी पर एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। फिर शुक्र अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर राहु की तरह एक्ट करता है, जबकि अपनी सबसे नीची एनर्जी पर बृहस्पति की तरह। बृहस्पति दूसरी तरफ अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर सूर्य की तरह एक्ट करता है, जबकि अपनी सबसे नीची एनर्जी पर बृहस्पति शुक्र की तरह एक्ट करता है।
मतलब कि अपनी सबसे नीची एनर्जी पर बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। फिर सूर्य अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर बुध की तरह एक्ट करता है, अपनी सबसे नीची एनर्जी पर राहु की तरह। राहु दूसरी तरफ अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर बुध की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल सूर्य की तरह, लेकिन अपनी सबसे नीची एनर्जी पर वो सूर्य की तरह एक्ट करता है। मतलब सूर्य और राहु अपनी सबसे नीची एनर्जी पर एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। और फिर चंद्र अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर सूर्य की तरह एक्ट करता है और अपनी सबसे नीची एनर्जी पर मंगल की तरह, जबकि दूसरी तरफ मंगल अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर राहु की तरह एक्ट करता है और अपनी सबसे नीची एनर्जी पर चंद्र की तरह। तो इस तरह सबसे नीची एनर्जी पर मंगल और चंद्र एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं। तो अगर आप देखें, सबसे ऊंची एनर्जी पर सारे ग्रह या तो बुध की तरह या राहु की तरह या सूर्य की तरह एक्ट करते हैं, जबकि अपनी सबसे नीची एनर्जी पर वो दूसरे ग्रहों की तरह एक्ट करते हैं, सिर्फ बुध के अलावा, जो अपनी सबसे ऊंची और सबसे नीची दोनों एनर्जी पर अपने जैसा ही एक्ट करता है। अब जब हम देखते हैं कि ग्रहों का योग कंजंक्शन कैसे काम करता है जब वो किसी भी कुंडली में साथ होते हैं, तो अगर आप केतु को देखें, केतु पहले नक्षत्र अश्विनी का स्वामी है और शुक्र अगले नक्षत्र भरणी का स्वामी है। अब अगर आप सबसे नीची नक्षत्र की एनर्जी यानी पहले और दूसरे नक्षत्र की एनर्जी को जोड़ें, केतु और शुक्र की सबसे नीची एनर्जी की बजाय केवल केतु और शुक्र के साथ होने के कारण किसी भी कुंडली में, तो आप पाएंगे कि जब आप 1 और 2 जोड़ते हैं तो आपको नंबर 3 मिलता है। तो केतु और शुक्र जब साथ होते हैं तो वो उस ग्रह की तरह एक्ट करते हैं जो तीसरे नक्षत्र का स्वामी है, यानी सूर्य। तो जब केतु और शुक्र किसी भी भाव हाउस में योग कंजंक्शन में होते हैं तो वो ग्रह सूर्य की तरह एक्ट कर सकता है। अब सिर्फ पहले और दूसरे नक्षत्र से ही नहीं, अगर आप केतु के किसी भी नक्षत्र या शुक्र के किसी भी नक्षत्र को देखें और एनर्जी जोड़ें, मिसाल के तौर पर अगर आप 1 और 11 जोड़ें तो आपको 12 मिलता है। 12वां नक्षत्र भी सूर्य के स्वामित्व में है, जो उत्तरा फाल्गुनी है। और अगर आप जोड़ें, मिसाल के तौर पर 1 और 20, पहला नक्षत्र केतु का और 20वां नक्षत्र शुक्र का, जब आप 1 और 20 जोड़ते हैं तो आपको 21 मिलता है, जो फिर से उसी ग्रिड में आता है जो सूर्य के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप जोड़ें, मिसाल के तौर पर अगर आप 19 और 2 जोड़ें फिर से 21 आता है, तो केतु और शुक्र की कोई भी नक्षत्र एनर्जी जोड़ने पर वो योग सूर्य की तरह एक्ट करता है। तो ये कहना सही होगा कि जब केतु और शुक्र किसी कुंडली में किसी योग में अपने जैसा नहीं बल्कि साथ होते हैं तो वो अपने से ज्यादा सूर्य की तरह एक्ट करते हैं। हो सकता है कि वो काफी हद तक अपने जैसा भी एक्ट करें, हालांकि एक प्रवृत्ति या एक क्षेत्र ऐसा जरूर होगा जहां उनका योग सूर्य की तरह एक्ट करता है, चाहे वो इंसान के स्वाभिमान को दिखाने के तरीके में हो या उसके अहंकार में या उसके नेतृत्व में। और फिर अगर आप कोई भी 2 नक्षत्र एनर्जी साथ जोड़ें, मिसाल के तौर पर अगर आप बृहस्पति और बुध की एनर्जी साथ जोड़ें, तो मिसाल के तौर पर जो बृहस्पति के स्वामित्व में है वो पुनर्वसु है और 9वां नक्षत्र जो आश्लेषा है वो बुध के स्वामित्व में है। अगर आप 9 और 7 को जोड़ें तो आपको 16 मिलता है, जो बृहस्पति के स्वामित्व वाला नक्षत्र है। 16वां नक्षत्र विशाखा है, जो बृहस्पति के अधीन है। और अब हम जान गए कि क्यों जब बुध किसी भी ग्रह के साथ होता है तो वो उस दूसरे ग्रह की तरह का रोल निभाता है, अपने जैसा होने की बजाय। हालांकि अगर बुध अकेला हो तो वो अपने जैसा एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही बुध किसी दूसरे ग्रह के साथ होता है वो उस दूसरे ग्रह की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ 9 और 7 जब आप जोड़ते हैं, क्योंकि बुध का नक्षत्र 9वां है और बृहस्पति का 7वां, आपको 16 मिलता है। हालांकि अगर आप बुध का 18वां नक्षत्र लें और बृहस्पति का 7वां नक्षत्र जोड़ें तो आपको 25 मिलता है, जो फिर से बृहस्पति के स्वामित्व वाला नक्षत्र है। मतलब बुध जिस भी ग्रह के साथ होता है वो उसी ग्रह की तरह एक्ट करता है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। अगर बुध मिसाल के तौर पर शुक्र के साथ हो तो आप 9वां नक्षत्र
जो आश्लेषा है, बुध का, और दूसरा नक्षत्र भरणी, शुक्र का ले। फिर अगर आप उन एनर्जी को जोड़ें 9+2 तो आपको 11वां नक्षत्र मिलता है, जो फिर से शुक्र के अधीन है। और इसलिए ये कहना सही है कि चाहे आप कोई भी दो ग्रहों का योग जोड़ें, बुध और राहु, बुध और सूर्य, जो भी जोड़ें, आप हमेशा पाएंगे कि बुध उस दूसरे ग्रह की तरह ही एक्ट करता है, अपने जैसा होने की बजाय। तो ग्रहों के योग, जब भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, तो ये कहना सुरक्षित होगा कि ये आपके लिए बिल्कुल सही काम करेगा। अब अगर आप शनि और मान लीजिए बृहस्पति की एनर्जी जोड़ें, अगर आप 8+7 जोड़ें, 8वां नक्षत्र पुष्य है, जो शनि के अधीन है, और 7वां नक्षत्र पुनर्वसु है, जो बृहस्पति के अधीन है। 8+7 बराबर 15वां। 15वां नक्षत्र स्वाति है, जो राहु के अधीन है। मतलब जब शनि और बृहस्पति साथ आते हैं, तो जहां वो अपने जैसा भी एक्ट करते हैं और अपने परिणाम भी देते हैं, शनि अपनी एनर्जी या अपने नतीजे देता है और बृहस्पति अपने नतीजे देता है। हालांकि वो राहु की तरह एक्ट भी करते हैं। और इसलिए जब शनि और बृहस्पति साथ आते हैं, तो आपको उस योग में राहु की एनर्जी और राहु के नतीजों के प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर चलिए राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 5वां नक्षत्र मृगशिरा है, जो मंगल के अधीन है, और 6वां नक्षत्र आर्द्रा है, जो राहु के अधीन है। तो अगर आप 5वीं और 6वीं नक्षत्र एनर्जी जोड़ें, जो क्रमशः मंगल और राहु के अधीन है, 5 और 6, आपको 11 मिलता है। और 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, जो शुक्र के अधीन है। मतलब जब राहु और मंगल साथ आते हैं, तो उनका योग, जहां वो अपने जैसा भी एक्ट करते हैं, वहां शुक्र की तरह एक्ट करने के प्रभाव या निशान भी दिखाएगा, जो सही भी है क्योंकि राहु भौतिकवादी ग्रह है और मंगल में वो ऊर्जा है कि जो चाहिए उसे हासिल करना, और शुक्र भी कुछ हद तक वैसा ही बर्ताव करता है। जहां वो भौतिकवादी होता है और लोग पीछा करते हैं, जब शुक्र मजबूत होता है और उसकी दशा अंतर्दशा में, तो भौतिकवाद और जीवन में जो चाहिए। अगर आप जोड़ें, मिसाल के तौर पर मंगल और सूर्य की एनर्जी, मिसाल के तौर पर 5वां नक्षत्र मृगशिरा, मंगल का, और तीसरा नक्षत्र कृत्तिका, सूर्य का, 5+3, आपको 8 मिलता है, जो शनि के अधीन है। मतलब जब मंगल और सूर्य किसी कुंडली में योग में आते हैं, तो वो शनि की तरह एक्ट करते हैं। और इसलिए आप इस ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सबसे नीची नक्षत्र संख्या का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप सबसे ऊंची नक्षत्र संख्या जोड़ें, तो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बुध और शनि के बीच 27 और 26 जोड़ें, तो आपको यहां ग्रिड में बाहरी नंबरों को लगातार जोड़ना होगा। आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर 9, 18, 27, फिर आपको 36 जोड़ना होगा यहाँ, फिर 37, फिर 38, और फिर 36 के बाद 36, और फिर आपको 45 जोड़ना होगा ताकि 9 की तालिका आए, क्योंकि 9 के सारे नंबर या 9 के गुणज वाले नक्षत्र। ठीक है, तो 9, 18, 27, फिर 36, फिर 45। अगर आप सारे अतिरिक्त गोल घेरे जोड़ दें, तो जब आप 19 और 27 जोड़ेंगे, तो आपको उस हिसाब से संख्या भी मिलेगी जो केतु के ग्रिड में आएगी। क्योंकि बुध और केतु जब साथ होते हैं, तो बुध केतु की तरह एक्ट करता है। तो मिसाल के तौर पर जब 9 और 9वां नक्षत्र आश्लेषा, बुध का, और पहला नक्षत्र अश्विनी, केतु का, जब आप जोड़ते हैं, तो आपको 10 मिलता है, जो केतु के ग्रिड के अंदर आता है। मतलब बुध और केतु साथ, बुध केतु की तरह एक्ट करता है। तो ये वो गणितीय सबूत है जिससे श्लोक कहता है कि बुध अकेला अपने जैसा एक्ट करता है। हालांकि जब बुध किसी दूसरे ग्रह के साथ होता है, तो वो उस दूसरे ग्रह या उसकी प्लेनेटरी एनर्जी की तरह एक्ट करता है। दूसरी बात है सबसे ऊंची एनर्जी लेवल के बारे में। मिसाल के तौर पर बुध अपनी सबसे ऊंची एनर्जी लेवल पर बुध की तरह एक्ट करता है। इस गुलाबी एरिया में शनि, जो किसी रंग में नहीं है, अपनी सबसे ऊंची लेवल पर राहु की तरह एक्ट करता है। बृहस्पति अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर सूर्य की तरह एक्ट करता है। राहु अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर बुध की तरह एक्ट करता है। मंगल अपनी सबसे ऊंची एनर्जी पर राहु की तरह एक्ट करता है,
वगैरह वगैरह। तो हमने बात की कि कैसे सबसे ऊंची एनर्जी पर ग्रह या तो बुध, राहु या सूर्य की तरह एक्ट करते हैं। तो जब आप किन्हीं दो ग्रहों की एनर्जी देखते हैं, मिसाल के तौर पर सूर्य और राहु की एनर्जी अगर आप कॉम्बाइन करें 7 नक्षत्र पुनर्वसु बृहस्पति का और छठा नक्षत्र आर्द्रा राहु का, जब आप 7 और 6 जोड़ते हैं तो आपको नंबर 13 मिलता है। मतलब बृहस्पति चंद्र की तरह एक्ट करता है। और सबसे ऊंची एनर्जी पर हमारे पास क्या है? सबसे ऊंची एनर्जी पर सूर्य और बुध, बृहस्पति और राहु, जब आप उन दो नक्षत्रों या ग्रहों की एनर्जी जोड़ते हैं तो ये सूर्य की तरह एक्ट करता है। तो मतलब बृहस्पति और राहु की सबसे ऊंची एनर्जी पर वो सूर्य और बुध के नतीजे देते हैं। हालांकि उनके योग में सबसे ऊंचे नतीजे जो वो दिखा सकते हैं वो सूर्य के होते हैं। और इसी तरह से आपको ग्रिड को देखना और कैलकुलेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे ऊंची लेवल पर शनि राहु की तरह एक्ट करता है और केतु सूर्य की तरह। लेकिन अगर शनि और केतु साथ हो तो वो बुध की तरह एक्ट करते हैं। मतलब सबसे ऊंची एनर्जी पर अगर राहु और सूर्य साथ आए या शनि और केतु साथ आए तो वो बुध की तरह एक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे ऊंची एनर्जी पर बुध बाकी सब ग्रहों से अलग खड़ा होता है और इसीलिए बुध अपनी ही राशि कन्या में एक्सिल्टेड होता है, किसी दूसरे ग्रह में नहीं। तो ये वो ग्रिड है जिसका इस्तेमाल हम योगों कंजंक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। कौन से दो ग्रह जब साथ आते हैं तो किसकी तरह एक्ट करते हैं? तो हमने देखा कि जब बुध और केतु साथ आते हैं तो बुध केतु की तरह एक्ट करता है, पूरा योग केतु की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब केतु और शुक्र साथ आते हैं तो योग सूर्य की तरह एक्ट करता है। हमने देखा जब शुक्र और सूर्य साथ आते हैं तो योग मंगल की तरह एक्ट करता है। हमने देखा कि मंगल और राहु जब योग बनाते हैं तो वो शुक्र की तरह एक्ट करते हैं। जब शनि और बृहस्पति साथ आते हैं तो योग राहु की तरह एक्ट करता है और इसी तरह। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि नक्षत्र लेवल की ग्रहों की एनर्जी योगों कंजंक्शंस को कैसे प्रभावित करती है जब ग्रह साथ आते हैं और आखिर में ग्रहों को तीसरे ग्रह की तरह बर्ताव करवाते हैं, हमने ये भी देखा कि नक्षत्र लेवल पर एनर्जी जब साथ आती है तो योगों में ग्रह अपने आप की बजाय किसी तीसरी इकाई की तरह एक्ट करने लगते हैं और कैसे कुंडली में दशा और अंतर्दशा के दौरान योग की वजह से ग्रह अपना स्वाभाविक नतीजा नहीं देता बल्कि नक्षत्र लेवल पर एनर्जी के कॉम्बिनेशन से किसी तीसरे ग्रह का नतीजा दे सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई योग है तो गहराई से देखिए कि कैसे आज हमने जिस ग्रिड के बारे में बात की उसका इस्तेमाल करते हुए ग्रहों की एनर्जी साथ आकर किसी तीसरे ग्रह की तरह कैसे एक्ट करती है। मतलब बृहस्पति और शुक्र जब वो साथ आते हैं, हमने देखा कि सबसे नीची एनर्जी पर वो एक दूसरे की तरह एक्ट करते हैं और सबसे ऊंची एनर्जी पर वो मिसाल के तौर पर बुध की तरह एक्ट करते हैं और इसी तरह दूसरे ग्रहों के लिए भी। तो नक्षत्र लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल करें ये जानने के लिए अगर आपकी कुंडली में योग है कि वो योग उन ग्रहों के अलावा जो साथ है किस चीज का स्वाद भी दे रहा है। तो अगर बृहस्पति और शुक्र आपकी कुंडली में साथ रखे गए हैं तो आप पाएंगे कि बृहस्पति निश्चित रूप से अपने नतीजे देगा, शुक्र भी अपने नतीजे देगा। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इस योग की वजह से ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान और उस योग पर अहम गोचरों के दौरान बुध एनर्जी के स्वाद भी होंगे। तो जब बृहस्पति का गोचर जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र के योग पर होता है, जब बृहस्पति और शुक्र एक साथ रखे गए हों और जब उस पर बृहस्पति का गोचर हो या शनि, राहु या केतु का गोचर हो, तो आप पाएंगे कि गोचरों के दौरान और बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा के दौरान या शुक्र की दशा या अंतर्दशा के दौरान उन्हें ऐसे नतीजे भी मिलेंगे जो बुध के दिए हुए नतीजों की तरह होंगे, दशा और अंतर्दशा दोनों में। हालांकि आप ये भी देखेंगे कि जब शनि और शुक्र साथ आते हैं तो आप पाएंगे कि वो योग केतु जैसा दिखता है, किसी दूसरी प्लैनेटरी एनर्जी से ज्यादा। और इसलिए जहां शनि अपनी दशा में अपने नतीजे देगा और शुक्र अपनी दशा और अंतर्दशा में अपने नतीजे देगा, हालांकि वो साथ होने की वजह से केतु एनर्जी के स्वाद भी दे सकते हैं। मतलब चीजों का नकार होगा।
चीजें धीरे धीरे वापस आएंगी। एक सुस्ती भरा स्वभाव होगा, एनर्जी भी कम होगी और आप ये भी पाएंगे कि चीजों में रुकावट आएगी कि वो हो नहीं रही है या नुकसान आ रहे हैं या भौतिक संसाधनों को हासिल करने में रुकावटें भी आ रही है। आप ये भी देखेंगे कि जब राहु और मंगल किसी कुंडली में योग में हो तो आप ये भी पाएंगे जहां राहु और मंगल अपनी दशा और अंतर्दशा में अपने नतीजे देते हैं क्योंकि वो योग में है, लेकिन आपको राहु और मंगल की दशा या अंतर्दशा के दौरान या उन पर अहम गोचरों के दौरान शुक्र एनर्जी के स्वाद भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु भौतिक संसाधनों का ग्रह है, भौतिक संसाधन चाहने वाला, और मंगल में वो हासिल करने की जुनूनी भावना है जो अंधाधुंध जाएगी और चाहेगी। राहु उसे दिलाने पर मजबूर कर रहा है और शुक्र एनर्जी भी ऐसी ही होती है जहां इंसान बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो जाता है और वो पाना चाहता है जो उसे भौतिक संसाधनों के मामले में चाहिए। तो राहु और मंगल साथ आने पर शुक्र एनर्जी के स्वाद भी रखेंगे। तो कैलकुलेट करें और ग्रिड के जरिए देखें कि ग्रह अपनी सबसे ऊंची और सबसे नीची एनर्जी क्या दे रहे हैं। उस वीडियो के आधार पर जो हमने कल पोस्ट की थी ग्रहों की सबसे ऊंची और नीची एनर्जी के बारे में। अगर आपके योग है तो देखें, आज की वीडियो का इस्तेमाल करें कि आपको कुल मिलाकर कौन सी एनर्जी मिल रही है, ताकि आप दशा, अंतर्दशा और अपनी कुंडली के अहम योग पर अहम गोचरों के लिए बेहतर तैयार रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए गए लिंक है। और किसी दूसरी वीडियो के साथ किसी और समय तक ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।